आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है वेदास इंस्टीट्यूट पर। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर कहीं ना कहीं वर्णमाला में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो एक बार बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को देख रहे हैं भाई, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं या थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं वहां तक फैला दे। तो हम लोग चालू करते हैं वर्णमाला के बारे में। तो आप सभी को पता है, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वर्णमाला है क्या। शॉर्टकट में बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से बताऊंगा। भाई उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपका एक मेन मोटो क्या होना चाहिए सर? मेन मोटो ये रहना चाहिए कि एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न हमसे बनने चाहिए। पहला प्रश्न आता है सबसे पहले कि सर वर्णमाला है ना, वर्णमाला। तो आपको ये समझना है, कि वर्ण क्या कहलाती है। वर्ण सबसे पहले डिफिनेशन क्या है, वर्ण क्या कहलाती है। तो वर्ण क्या होता है, ये सबसे भाषा की, ये क्या है, भाषा की ये सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है? सबसे छोटी इकाई है। कभी अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और फिर वर्णमाला क्या होता है सर? वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला जब इसी वर्ण को हम लोग जब बढ़िया तरीके से जमा ले, किसी वर्ण को अगर क्रमागत तरीके से अगर जमा ले, तो यही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। एक छोटी सी डिफिनेशन है। पहला क्या है? वर्ण क्या कहलाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला क्या कहते हैं? उसी वर्ण को अगर क्रमागत तरीके से अगर जमा ले, तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसे समझते भाई। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं सर? तो वर्ण आपको ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ण के बारे में समझते हैं थोड़ा सा साइड में, कि एक होता है स्वर और एक होता है क्या? व्यंजन। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ये दो मेजर प्रकार होते हैं। दो बात और समझ लेते हैं कि सर कभी कभी प्रश्न आता है कि वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों, ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है, पहले ये देख लेते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न दो टाइप से आ सकते हैं। पहला आता है सर उच्चारण के दृष्टिकोण से, उच्चारण के दृष्टिकोण से। दूसरा है सर लेखन के दृष्टिकोण से। कैसे? लेखन के दृष्टिकोण से। अगर बाय द वे पूछे उच्चारण के दृष्टिकोण से, तो इसकी संख्या मानक रूप में, मानक हिंदी रूप में, ठीक है, मानक रूप में इसकी संख्या सर 45 है। 45 है, जिनमें से सर 10 और 45, 10 और 35 है ना। 45 जो है जिसे 45 बोला जा रहा है, 10 है, 10 स्वरों की संख्या है, 10 स्वर की संख्या है, और 45 किसकी? व्यंजन की संख्या है, ठीक। लेकिन लेखन के दृष्टिकोण से बोला जाएगा, तो लेखन के दृष्टिकोण से इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 52। ये कैसे सर? तो आपने देखा होगा जब अपन क्लास 1-2 में पढ़ते थे, आ अनार का आ, आम का, ज्ञानी के ज्ञाता, तो अपन 52 के बारे में चर्चा करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सर लेखन के दृष्टिकोण से, मानक में लेखन के दृष्टिकोण से 52 होते हैं, जिनमें से सर 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। 10 जो स्टैंडर्ड स्वर होते हैं, उसके अलावा 3 और क्या होते हैं? स्वर होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो लेखन के दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या क्या हो जाती है? स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। सर व्यंजन की संख्या 35 ही रहती है। व्यंजन की संख्या, ठीक है, ध्यान रखना सर 35 रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और 4 ऐसे रहते हैं जो द्विगुण रखते हैं। क्लियर है? 4 ऐसे रहते हैं जो द्विगुण रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना, नोट भी करते जाना है आपको। क्लियर है भाई? ठीक है। तो 4 ऐसे जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, 4 ऐसे हैं, ठीक, जो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। आप लिख रहे हैं ना, लिखते भी जाइए, देखते भी जाइए, ठीक। सर 4 ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कैसे, बस अभी इसे ध्यान रखिए। मतलब स्टैंडर्ड में, ठीक है, उच्चारण के दृष्टिकोण से सर, उच्चारण के दृष्टिकोण से
सर इसकी संख्या होती है 45, लेखन के दृष्टिकोण से 52 होती है सर, जिनमें 10 स्वर, ठीक है, 3 और स्वर ऐड हो जाते हैं। वो कैसे, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूं और देखते भी जाइए कैसे। तो आपको पता है सर, अगर अपन बात किया जाए, ठीक, तो क्या होता है सर, आ होता है, आ आम का, ए इमली का, ए एक का, ओ उल्लू का, ओ ऊन का, री ऋषि का। अरे भाई, री ऋषि का, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज, है ना, इसे रख देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि सर ये वाला जब हम लोग जब उच्चारण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अपन इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक, स्वरों की संख्या में। ये हो गया। उसके बाद ठीक, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ ओखली का, ओ औरत का, और और आहा। ठीक, ये दोनों को भी मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, ये दोनों को ब्रैकेट में। ठीक, तो ये समझ आ गया भाई। सर ये 3, ये 3, ये 3 और ये 4, ऐसे में ये क्या हो गया, 10 स्वर, और जो ब्रैकेट में है वो कितने स्वर है, 3 स्वर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आपको कभी प्रश्न पूछा जाए कि अगर उच्चारण के दृष्टिकोण से कितना है, तो 45 है, लेखन के दृष्टिकोण से 52 है, तो एक बार थोड़ा सा बोर्ड में आप देख लीजिए, है ना, क्लियर है। तो ये आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इतना समझ में आ गया, जो वर्ण है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। स्वर समझ में आ गया, स्वर इंडिपेंडेंट होता है, जो व्यंजन रहता है स्वर के ही सहयोग से, स्वर के ही सहयोग से आप व्यंजन को उच्चारण कर सकते हैं, उसके बिना आप क्या है, उसका उच्चारण नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे था हो, चाहे ना हो, चाहे चा हो, कुछ भी हो, उसमें स्वर आपको उच्चारण के दृष्टिकोण से नजर जरूर आएंगे। चलो, है ना, उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, जैसे संधि है, संधि के लिए भी आप अगर लेखन के दृष्टिकोण से संधि देखेंगे तो नहीं बनेगा, आपको उच्चारण के दृष्टिकोण से बनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा दीर्घ संधि है, कौन सा वृद्धि स्वर संधि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उपचारण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपचारण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लेखन उपचारण ये दोनों आपको याद करना। अब समझ में ये आ गया सर कि स्वर है जो है ना, स्वर, स्टैंडर्ड स्वर की अगर बात करें, स्टैंडर्ड स्वर की अगर बात करें तो ये क्या है, ये आ अनार, आ आम, ए इमली, ई ईख, ओ उल्लू, ओ ऊन, ठीक, ए ऐनक, सॉरी ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, ओ औरत। ठीक, ये अभी ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड है। अब इसको भी हम लोग क्या है, ये स्वर है, ये क्या है सर, ये स्वर है। तो स्वर का भी क्या होता है, विभाजन होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग स्वर की बात करते हैं तो स्वर को अलग अलग सहयोग से बोला जाता है। मतलब हमारे जो आवाज है, आवाज आपको पता होगा, जैसे दो व्यक्ति की हथेली की रेखाएं सेम नहीं हो सकती, उसी तरीके से आवाज है वो किसी भी दो व्यक्ति की सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें चेंज रहेगा। हाँ, वो अलग बात है, अगर मिमिक्री आर्टिस्ट है तो उसे कोशिश कर रहा है, फिर भी आपको समझ में आ जाता है कौन सा फेक है, कौन सा रियल है, अगर उसे ध्यानपूर्वक देखा जाए। क्योंकि जब हम लोग कुछ चीज बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से लेकर कंठ की तंत्रिका, फेफड़ों की तंत्रिका, कंठ की तंत्रिका, मूर्धन्य, तालु, ठीक, दंत और जीभ, सबकी क्या है, अलग अलग कंपनता आती है और अलग अलग तंत्रिका काम करती है अलग अलग तरीके से, इसलिए सभी की आवाजें अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वर का, हम लोग विभाजन करना चालू करते हैं। एक होता है सर, स्वर का हम लोग विभाजन कैसे करेंगे, एक होता है कि बोलने में किसे टाइम लग रहा है ना, जैसे क्या होता है, बोलने में कितना टाइम लग रहा है उसको अपन देखते हैं। जैसे पहला है सब बोलने के हिसाब से, मतलब बोलने के हिसाब से, तो एक होगा सर बोलने के हिसाब से ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, और सर दूसरा प्रकार होगा दीर्घ स्वर। क्या होगा, दीर्घ स्वर। ये किसके हिसाब से है, बोलने के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब ह्रस्व स्वर सर, ये क्या है, नाम से समझ आ रहा है, जिसको बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। सर बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाता है, ठीक, अधिक समय, ठीक है, अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जितना भी छोटी आ हो
छोटी आ हो, ठीक है, छोटी आ, छोटी ई, छोटी ऊ, इसको बोलने में क्या है, कम समय लगेगा। और इसके रिस्पेक्ट में बड़ी आ, ठीक, बड़ी ई, ठीक, बड़ा ऊ, उसके अलावा ये देखो, ये अकेले नहीं है, ये कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आ का ई के साथ मिलन होगा तब ये बनेगा, ठीक है, या आ का मिलन ई से होगा तब ये बनेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन से बनता है। या इसे उल्टा भी हो सकता है, जैसे छोटी आ का बड़ी ई से मिलन हो या बड़ा आ का बड़ा ई से मिलन हो, ऐसे कंडीशन में ही क्या है, इस ए का निर्माण होता है। मतलब ये भी क्या होगा, दीर्घ ही कहलाएगा। सर ये भी दीर्घ ही कहलाएगा, सर ये भी दीर्घ कहलाएगा, और औरत का ये भी क्या, दीर्घ कहलाएगा। समझ आया? मतलब छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ये तीनों कम समय लगता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सर दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, सर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, और ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ उखली का, और ओ औरत का। ये क्या है, इसे बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे सर, ये कहलाएंगे आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। मतलब ये एक प्रकार का स्वर के प्रकार है, लेकिन कैसे हैं सर, बोलने में लगने वाले समय के अनुसार, बोलने में लगने वाले, ठीक है, लगने वाले समय के अनुसार, बोलने में लगने वाले समय के अनुसार इसके दो भाग कर दिए। अब क्या करते हैं सर, स्वर का जब बोलते हैं तो स्वर का जीभ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्वर को बोलने पर जीभ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवीजन करते हैं। क्लियर है भाई? क्या करते हैं, उसे डिवीजन करते हैं। जैसे अब जीभ के अनुसार स्वरों का विभाजन है, जीभ के अनुसार स्वरों का विभाजन। भाई जिसको पता है ना वो कमेंट भी करते जाइए, मैं समय भी दूंगा, जिसको पता है कमेंट भी करते जाइए। ठीक है, पहला है, ध्यान रखिए, पहला कौन सा है सर, जीभ के अग्रभाग, जीभ का मध्य भाग, जीभ का पश्च भाग। ये कैसे है सर, मैंने ये बोला कि जीभ का अगर अग्रभाग उपयोग होता है वो अग्रभाग, मध्य भाग उपयोग होता है वो मध्य भाग, पश्च भाग उपयोग होता है पश्च भाग। अगर आपको याद है तो आप कमेंट भी करते जाइए, और लाइक शेयर तो आप जरूर करेंगे, ये मुझे पता है। ठीक सर, अग्रभाग की बात करते हैं। ट्रिक के हिसाब से पहले दो बातें समझ में आ गई एकदम? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई। अब इसकी बात समझते हैं। सर अगर मैं इमली खाऊं, है ना, अगर मैं इमली खाऊं तो सबसे पहले स्टार्टिंग ये जो दिख रहा है, जीभ के स्टार्टिंग भाग से ही उसे टच करूंगा। ठीक है, इसलिए अग्रभाग में ई इमली का, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं सर, स्टार्टिंग वाले भाग में सर ई इमली का टच करूंगा। अगर ई इससे टच हो रहा है अग्रभाग से, तो ई से संबंधित जितने भी होंगे वो भी अग्रभाग से टच होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, आपको एक चीज जरूर याद करना पड़ेगा कि सर आ और ई के कॉम्बिनेशन से ए बनता है, आ और ऊ के कॉम्बिनेशन से, है ना, ये ओ बनता है। ये समझिए, ये आ भी हो सकता है, ठीक है, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये समझिए। ठीक है, ये आ आम का भी हो सकता है, ई ईक का भी हो सकता है, ये ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। मतलब समझिए बस, आ और ई के कॉम्बिनेशन से ए एड़ी का बनता है, और आ ऊ के कॉम्बिनेशन से ओ बनता है। पहले ये ध्यान रखिए। चलो, तो हमने कहा कि सर अग्रभाग में इमली को टच करूंगा तो इसका मतलब ईख को भी टच करूंगा सर, और यहां देख सकते हैं ई के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, ए एड़ी का भी टच करूंगा और ए ऐनक का भी टच करूंगा। मतलब सर जीभ के अग्रभाग से जो टच हुए, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा स्वर है जो जीभ के अग्रभाग से टच नहीं होते, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अग्रभाग से टच करने वाले स्वर कौन सा है, ई, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। ठीक, मध्य भाग में एक ही है, वो है आ अनार का। मध्य भाग में कौन सा है, आ अनार का। तो एक कहावत सुने हो ना, एक अनार 100 बीमार। तो समझ लो इसका मतलब ये है कि अनार मध्य में है, अनार क्या है, मध्य में, इसलिए मध्य में आ अनार का। अब उसके बाद सर पीछे के भाग में, मतलब पश्च भाग में क्या होगा,
पश्च भाग में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो बच गया वो पश्च भाग में रहेगा, मतलब आ आम का पश्च भाग में रहेगा। आ आम का क्या है, पश्च भाग में रहेगा। सर ऊ पश्च भाग में रहेगा, ओ उनका पश्च भाग में रहेगा, औरत का पश्च भाग में रहेगा, ओखली का पश्च भाग में रहेगा। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, जीभ के उपयोग के अनुसार है। अग्र भाग में ये स्वर बोले जाते हैं, मध्य भाग से ये स्वर बोले जाते हैं, जीभ के मध्य भाग से, और जीभ के पश्च भाग मतलब जीभ के पीछे वाले हिस्से के उपयोग से ये स्वर बोले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अग्र में इमली को टच करना है, उसके अलावा ई से बने हुए सभी अग्र से बोले जाएंगे, आ अनार का मध्य से बोले जाएंगे। पश्च भाग में क्या क्या बोले जाएंगे सर, आ आम का बोला जाएगा, ओ उनका, ठीक है, ओ उल्लू का, ओ ऊन का, ओ ओखली का और औरत का बोला जाएगा। अब हम लोग मुख के हिसाब से, किसके हिसाब से, मुख के खुलने के हिसाब से, मुख के खुलने के हिसाब से, खुलने के हिसाब से, मुख के खुलने के हिसाब से। तो मुख का पोजीशन कैसे कैसे हो सकता है, इधर इंग्लिश में लिख रहा हूं, या तो पूरा ओपन हो सकता है। पूरा ओपन का मतलब मुख को पूरा खोल देना, ऐसा है ना, पूरा मुख ऐसा खुला है उसे बोलेंगे ओपन। हो सकता है आधा ओपन हो, मतलब नीचे से ऐसे आएगा तो पूरा ओपन। सर आधा हो तो आधा ओपन, मतलब हाफ ओपन, है ना, हाफ ओपन। ठीक, उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद सर ये हो सकता है क्लोज हो सकता है, मतलब पूरा बंद, मतलब ऐसे क्लोज होके कुछ स्वर बोल सकते हैं। ठीक है, या ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो इसे बोलेंगे क्लोज, और सर आधा ऐसे नीचे आएगा उसे बोलेगा हाफ क्लोज। क्या बोलेंगे, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज बोलेंगे। ठीक है सर, इसे क्या बोला जाता है सर, ओपन को बोला जाता है, सब कलर चेंज कर लेते हैं, ओपन को बोला जाता है विवृत। क्या बोला जाता है, सब विवृत, इसे ओपन बोलते हैं या विवृत बोलते हैं। सर इसे बोलेंगे अर्ध विवृत, हाफ ओपन, हाफ ओपन को अर्ध विवृत। ठीक है, संवृत बोलेंगे मतलब सर क्लोज, और सर संवृत बोलेंगे मतलब, ठीक है, क्या होगा, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक सर, अगर सबसे ज्यादा लंबा किसे बोलते हैं, आ अनार का या आ आम का, सबसे लंबा जब आ आम का बोलोगे, ठीक है, पहला अक्षर बोलो आ आम का, तो मुख क्या पूरा खुलता है, आ आम का बोलने से पूरा खुलता है, तो आ आम का, आ आम का पहले एक याद कीजिए, मतलब आ आम का, ठीक है, बोलने से मुंह क्या है पूरा खुलता है, तो इसे आ आम का बोलेंगे। ठीक, अब देखो आधा किस में खुलेगा, तो इसके छोटे भाई में आधा खुलेगा, इसके छोटे भाई में क्या करेगा, आधा खुलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भाई याद भी कराते जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत दिन के बाद आप कंफ्यूजन में गलत भी कर दें, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें आपको याद करना है। ठीक, पहले रुको, इसको एक सेकंड बस, इसको भी वही बताऊंगा लेकिन आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं। सर बंद होके क्या बोलेंगे, ई, बंद होके क्या बोलेंगे, ई, मुंह बंद है। ठीक सर, ई के लिए भी, ऊ के लिए भी मुंह बंद है, और ऊ के लिए भी बंद है। मतलब सर ई इमली का, ई इख का, सर ऊ उल्लू का, और ऊ उनका, इसके लिए क्या है, मुख क्या है, बंद है। मुख कैसा है भाई, बंद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ आ गया। ई इमली का, ई इख का, ऊ उल्लू का और ऊ ऊन के लिए क्या है, मुख कैसा है, बंद है। ठीक, तो आधा बंद किसके लिए होगा, आधा बंद तो सर ये कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये ई में जब, ई में है ना, ई में जब ई में सर पूरा बंद है, क्लोज है, तो सर ई से बनने वाला, ई इसका कंपोनेंट है,
ई से बनने वाले में क्या होगा सर, ये ई से बनने वाले में आधा बंद होगा। उसके अलावा सर ऊ में जब पूरा बंद है तो ऊ के कंपोनेंट से बनने वाला ओ ओखलिका में क्या है सर, आधा बंद होगा। ठीक है, ओ ओखलिके में आधा बंद होगा। ठीक सर, अब इसके बाद जो बच गया, आ अनार का में पूरा खुला है तो आ आम के में पूरा खुला है तो आ अनार के में सर आधा खुला रहेगा, आधा खुला रहेगा। उसके अलावा सर ए एड़ी का औ औरत का है ना, औ औरत का, और हम का भी याद कर ले, लेकिन ये मेन है ना, आ अनार का, ए एड़ी का और औ औरत का। इसके लिए क्या होगा सर, ये ठीक हाफ क्या है, हाफ ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि आ आम के लिए पूरा ओपन है, तो सर आ अनार के लिए, और ये जो दो बड़े बड़े हैं इसके लिए क्या है, हमको बोलने के लिए मुंह को आधा खोलना पड़ेगा, मुंह को आधा खोलना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखें, नोट भी करते जाना है, मुंह को आधा खोलना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, क्लियर है? तो ये कैसे कैसे टाइप से मैंने बता दिया। अभी देखो पीछे जाके देखेंगे तो सर सबसे पहले सर बोलने के आधार पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, कम समय लगता है अधिक समय लगता है। ठीक, कम समय लगता है अधिक समय लगता है। सर उसके अलावा सर जीव के अनुसार अग्र मध्य पश्च ये बता दिया मैंने। इसके अलावा सर मुख के खुलने के अनुसार बता दिया, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और संवृत। सर विवृत के लिए आ बोलने से, मतलब आम बोलने से, आ आम का बोलने से मुंह पूरा खुलता है, तो आ अनार का बोलने से आधा, ठीक है, खुलेगा। क्या होगा? आधा खुलेगा। खुलना मतलब देखो बंद होकर खुलना, ठीक है, समझ आ गया? बंद मतलब क्या, चालू है वहां से ऐसे बंद होना। ठीक है, ये आपको दोनों को समझना है। ठीक भैया, समझ आ गया? इंग्लिश में भी देख सकते हैं सब वा से ओपन, ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक, क्लियर है भाई? ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद, ठीक, इसके बाद एक और तरीके से देखते हैं, सघोष अघोष के तरीके से स्वर को देखते हैं। सघोष या इसे ही क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। और एक होता है सर अघोष, एक क्या होता है सर अघोष। ठीक, चलो एक क्या होता है, अघोष होता है। सर सघोष क्या होता है सर, कंपन्न हो उसे सघोष बोला जाता है ना। जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। सर जिसमें कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। तो एक पॉइंट है जिसे आपको एकदम याद रख लेना है कि सभी, क्या हो गया भाई, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, वीडियो छोटा छोटा रहेगा लेकिन इम्पैक्टफुल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताना है भाई। 4 क्वेश्चन कमेंट करना है। सर जीभ के मध्य भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कौन से स्वर बोले जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, विवृत में कौन सा स्वर आता है, विवृत पोजीशन में कौन सा स्वर आता है। सर लेखन के दृष्टि कोण से
वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या ये आपको बताना है। ठीक सर, र ऋषि का उच्चारण कहां से होता है? कहां से होता है? अब कोई बोलेंगे सर ये तो बताया ही नहीं हो, तो भाई होल्ड है ना। अगर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए, आपको नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।